सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती वरप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। तो आज मेरा विषय है संधि विमर्श। संधि संधि कहते किसको हैं? संधि का तात्पर्य है जोड़, यानी जोड़ यानी मिलना। लेकिन यह जो जोड़ है वह जोड़ यदि हम सिर्फ इतना माने कि मिलने का जोड़, मिलने को यानी बंध जाने का नाम ही संधि है, तो व्यक्ति व्यक्ति भी बंध जुड़ता है, पद वस्तु भी जुड़ती है, तो उसको संधि कहेंगे? हाँ, जरूर कहेंगे, उसको भी संधि कहेंगे। परंतु हमारा जो यहाँ विषय है, हमारा जो यहाँ कथ्य है, हमारा जो यहाँ विचार है, वह है भाषा के संदर्भ में। तो भाषा के संदर्भ में भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण, पद, वाक्य। तो किसमें किन का जुड़ाव को संधि कहें? तो वाक्यों का जुड़ाव भी हो सकता है, तो वाक्यों के जुड़ाव को संधि कहेंगे क्या? तो नहीं, वाक्यों के जुड़ाव का संधि नहीं कह सकते। कह सकते हैं, लेकिन यह संधि शब्द से अभिप्रेत नहीं है। दूसरा है पद। दोनों पदों के जुड़ाव को क्या संधि कहेंगे? तो कह सकते हैं, लेकिन अभिप्रेत नहीं है। तो तीसरा जो भाषा का अंग है वह है वर्ण। तो वर्ण के जुड़ाव को क्या संधि कहेंगे? तो कह सकते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं। तो प्रश्न होगा कि महाशय आखिर बताइए संधि कहते किसे हैं? तो एक जो आपने अभी तक के वर्ण संबंधी अंश को कहा है, वह अंश उठा लीजिए, यानी पूरी तरह वर्णों के संदर्भ में जो कहा था वर्णों के जुड़ाव को संधि कहेंगे, तो इस अंश को पूरी तरह से नकारना नहीं है। यानी वर्णों का जुड़ाव संधि कहलाने में है उपयोगी, लेकिन पूरी तरह नहीं। केवल वर्णों के जुड़ाव मात्र को, यानी वर्णों के दो जो संयोग हैं, उस संयोग मात्र को संधि कहना पर्याप्त नहीं है। तो कहा कि और क्यों? तो कहा कि इन दोनों के जुड़ाव से जो परिवर्तन होता है, जो दोनों वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, उस विकार का नाम है संधि। इस तरह से संधि की परिभाषा हुई कि वर्णों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन का नाम है संधि। तो यहाँ तक संधि की भूमिका और संधि का परिचय आपको करा दिया गया है। तो यहाँ तक हमने संधि के विषय में जाना कि संधि किसे कहते हैं। तो यह निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आया कि जो वर्ण हैं, भाषा की मूलभूत इकाइयाँ, तो उन वर्णों का जब परस्पर मेल होता है, वो संपर्क में आते हैं, तो एक वर्ण दूसरे वर्ण के संपर्क में आने के बाद जब विकार की स्थिति उत्पन्न होती है, विकार होता है, तो उस विकार की स्थिति का नाम ही है संधि। उस विकार की स्थिति का नाम है संधि। तो संधि की परिभाषा के बाद प्रश्न होता है कि यह संधि कितने प्रकार की है? क्या इसके कोई प्रकार भी हैं, या सामान्य वक्तव्य से बताया जाएगा? तो सबसे पहले हम यही बता देते हैं आपको कि संधि के प्रकार हैं। तो यह प्रकारों का निर्धारण एक सामान्य रूप से मैं आपको एक कला बताता हूं कि वर्णों के जितने प्रकार, क्योंकि संधि वर्णों के संदर्भ में होती है, तो वर्णों के जितने प्रकार उतने प्रकार की संधि। तो वर्णों के कितने प्रकार हैं? मुख्यतः 2, स्वर और व्यंजन। पहला प्रकार है स्वर, दूसरा प्रकार है व्यंजन। तो स्वर संबंधित भी एक संधि हो सकती है। तो स्वर संबंधित संधि यानी स्वर वर्णों का आपसी मेल से जो विकार होता है, उसका नाम है स्वर संधि। दूसरा वर्णों का प्रकार है व्यंजन। तो वर्णों के दूसरे प्रकार यानी व्यंजन, उन व्यंजनों के आपस में आने से, एक व्यंजन जब दूसरे व्यंजन के संपर्क में आता है और उस संपर्क से जो नया परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाती है। तीसरा है अयोगवाह प्रकार के भी वर्ण होते हैं। उन अयोगवाहों में विसर्ग भी आता है, वैसे अनुस्वार भी आता है, हल संधि के अंतर्गत उसे समाहित कर दिया जाता है, अनुस्वार संधि भी होती है। इसके अतिरिक्त एक
अनुस्वार संधि भी होती है, किंतु अनुस्वार संधि को हल संधि के अंतर्गत माना जाता है म होने के कारण, क्योंकि म एक व्यंजन है। और तीसरे तो इसलिए उसको हल संधि के अंतर्गत यानी द्वितीय संधि के अंतर्गत रखा जाता है। और तीसरी संधि आई अयोगवाह के अंतर्गत विसर्ग। तो विसर्ग में होने वाले, विसर्ग कहते हैं दो बिंदियों को जो शब्दों के अंतिम में डली रहते हैं, जैसे रामः, राम शब्द के बाद जो दो बिंदियां हैं उन्हीं बिंदियों को कहते हैं विसर्ग। तो उस विसर्ग में होने वाला परिवर्तन या विसर्ग के रूप में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो तीन संधियों को हमने यहाँ उल्लेख किया है। पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि है हल संधि यानी व्यंजन संधि, तीसरी संधि है विसर्ग संधि। तो मुख्यतया ये ही संधियां हैं। मुख्यतया साधारण रूप से यदि हिंदी भाषी, हमारा जो व्याख्यान है हम चाहते हैं कि ये हिंदी भाषी के लिए भी उपयोगी हो और संस्कृत के जो छात्र अध्येता हैं उनके लिए भी उपयोगी हो, तो तीन प्रकार की मुख्य संधियां हैं, स्वर संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। चूंकि वर्णों पर आधारित ही संधि है तो जितने प्रकार के वर्ण उतनी प्रकार की संधियां। तो यह हुए संधि के मुख्य प्रकार। इसके अतिरिक्त हम सुनते हैं पंच संधि। तो आप पंच संधि जब सुनते हैं तो पंच संधियों को बताना भी होगा। वह पंच संधियां कौन सी हैं? आपने तो तीन ही बताई हैं, तो दो बची हुई संधियां हैं। स्वादि संधि। स्वादि किसे कहते हैं? तो स्वादि हैं प्रत्यय। तो उनके होने वाला जो विकार है उसको कहते हैं स्वादि संधि। सु इत्यादि कौन कौन से हैं? ये सु औ जस अम और सस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसिभ्याम भ्यस गंस औस आम गी और सुप, ये हैं। तो स्वादि सु इत्यादि का जो विवेचन है, आप मेरे YouTube चैनल पर एक सुप विवेचन करके एक वीडियो है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। और अंतिम संधि जो है प्रकृति भाव, वस्तुतः यह संधि नहीं है। प्रकृति भाव को कहते हैं प्रकृतिवत हो जाना। प्रकृति कहते हैं मूल शब्द को। तो मूल शब्द जैसे थे वैसे ही रह जाने का नाम है प्रकृति भाव। तो वस्तुतः यह संध्या भाव कहलाता है, यहाँ संधि नहीं होती। तो प्रश्न हुआ कि इसे संधि के अंतर्गत क्यों रखा जाता है? पंच संधि में प्रकृति भाव नाम की संधि क्यों रखी जाती है? तो कहा पंच संधियों में प्रकृति भाव को इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहां संधि की संभावना होकर के ही उस संभावना का अभाव होता है। तो उस प्रसंग में उसका कथन अनिवार्य हो जाता है। आप कहेंगे उदाहरण, तो उदाहरण देते हैं हम आपको। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म शब्द है, उसके बाद ऋषि शब्द है। तो ब्रह्म शब्द में अंतिम में है अ, और ऋषि शब्द के पहला वर्ण है री। अ और री जब सामने पर आते हैं तो अ और री दोनों के दोनों अर रूप में बदल जाते हैं। इसको कहते हैं गुण संधि, जो मैं आगे व्याख्यान करूंगा। तो जब हम गुण संधि करते हैं, यहाँ गुण संधि होनी चाहिए। तो ब्रह्मर्षि यह रूप बनना चाहिए, बनता भी है, किंतु एक पक्ष में ऋत्य का सूत्र है वह प्रकृति भाव कर देता है। तो प्रकृति भाव का मतलब है कि संधि का अभाव, जैसा था वैसा ही रह जाना। तो ब्रह्म है, ऋषि है, ब्रह्म प्लस ऋषि ऐसा ही रह गया, ब्रह्म ऋषि। तो यह जहाँ संधि होने की संभावना होती है लेकिन संधि हो नहीं पाती, उसको कहते हैं प्रकृति भाव। और वह प्रकृति भाव को संधि के अंतर्गत इसीलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ संधि की संभावना है। तो संधि की संभावना का जो अभाव हो गया है उसको बताने के लिए भी हमें प्रकरण का उपस्थापन करना है, इसलिए संधियों में प्रकृति भाव को भी परिगणित किया गया है। यह इस शंका का समाधान होता है कि जब प्रकृति भाव में संधि होती ही नहीं है तो उसे पंच संधि के अंतर्गत क्यों रखा गया है। यह प्रश्न बहुत दायत पर कुछ जिज्ञासु छात्र पूछते हैं। वस्तुतः इस प्रश्न में इतना दम नहीं है, लेकिन जिज्ञासु होने के कारण यह बहुत दमदार प्रश्न है और उस दमदार प्रश्न का यही एक समाधान है, यही एक उत्तर है।
आप हो सकता है कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए, तो उस इंटरव्यू में जवाब यही देना है कि यह संधि की संभावना वाला स्थल है। कोई यह पूछ सकता है कि यहाँ संधि क्यों नहीं हुई है, इसके लिए संधि के अंतर्गत पांचवी का नामकरण जो कि प्रकृति भाव के रूप में है उसका उपस्थापन किया गया, उसे रखा गया है। तो इस प्रकार से संधियों के प्रकार का विमर्श मेरे द्वारा किया गया है। अब यहाँ ध्यान रखिए कि हमने आपको बता दी है संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार। अब संधि में उपयोगी तत्व, संधि में उपयोगी तत्व क्या हैं? तो वस्तुतः जो संधियां लोग पूछते हैं या प्रश्न करते हैं वह शब्दों के संदर्भ में करते हैं। तो वहाँ जो छात्र हैं, जो अभी-अभी जिसने शब्दों के संदर्भ में प्रवेश किया है, जिसने अभी-अभी शब्द संधि सुनी है, वह वहाँ कन्फ्यूज रहता है। कुछ मामलों में उसका जो ध्यान रहता है, चिंतन रहता है, वो नहीं। कई हमारे पास अच्छे-अच्छे पीएचडी तक के छात्र पढ़ने आते हैं, तो वो पता करते हैं कि संधि यहाँ कहाँ हुई है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि संधि है होती है वर्णों के संदर्भ में। तो सबसे पहले शब्दों में वर्ण विभाजन करना सीखना अनिवार्य है। आपको एक शब्द में वर्ण अलग-अलग करने की कला आनी चाहिए। कई लोगों को हम पूछते हैं कि बताओ राम में कितने अक्षर हैं? तो वो कहते हैं गुरुजी 2 अक्षर हैं, रा और मा। लेकिन वर्ण विच्छेद बंधु, वर्ण का मतलब है एक-एक वर्ण को अलग करना, और वर्ण स्वर अलग होता है, व्यंजन अलग होता है। तो राम में यदि पूछा जाए कि कितने शब्द हैं, तो यह देखना है कि इनमें स्वरों की मात्राओं को अलग करना है। स्वरों की यदि मात्राएँ हैं तो उनको अलग करना है। तो राम शब्द में स्वरों की मात्राएँ हैं र, आ, जो डंडी हुई पड़ी है राम के बाद वह आ इस स्वर की मात्रा है। तो र, आ, म, अ, जो वह हलंत हट गया है माँ से, वह अ की मात्रा है। यह विचार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जब वर्ण विचार आपको आ गया, वर्ण विचार के बाद ही आप संधि को अच्छी तरह से जान सकते हैं। अन्यथा कितना भी विद्वान, साक्षात ब्रह्मा भी संधि का ज्ञान करवाने आ जाए तो भी आपको संधि सुनकर भी आपको पता नहीं चल सकता। संधि में दूसरा उपयोगी तत्व है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद संधि के संदर्भ में बहुत प्रयुक्त किया जाता है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? कि जब संधि युक्त शब्द को अलग करके उसके मूल रूप में लाया जाता है तो उसे संधि कहते हैं। अर्थात संधि युक्त शब्द में कौन कौन से शब्द हैं जिनके वर्णों का आपस में संधि हुई है, परिवर्तन हुआ है, उसी मूल शब्द को अलग अलग रख करके अलग अलग प्रदर्शित करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे पुस्तकालय, यह एक संधि युक्त शब्द है। इसे यदि अलग किया जाए तो कहा जाएगा पुस्तक प्लस आलय। यहाँ पुस्तक में स्थित अ और आलय में आ, इन दोनों को मिलकर के दीर्घ संधि आ पुस्तकालय हुआ है। पुस्तक और आलय, इन दोनों को अलग अलग कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। इस तरह से संधि वाले में, संधि विचार में वर्ण विभाजन और वर्ण विच्छेद की कला का ज्ञान होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि संधि वर्णों के संयोग से होने वाले परिवर्तन का नाम ही है। इस तरह से संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की है, यह वक्तव्य और संधि का जो आवश्यक तत्व है वर्ण विभाजन, यह बता दिया गया। अब चलते हैं कि 5 प्रकार की संधियों को आपको बताया गया है। तो समस्त संधियों पर विचार नहीं किया जा सकता, बहुत लंबा कथन होगा, इसके लिए बहुत लंबा समय भी चाहिए होगा। तो आज मैं आपको केवल स्वर संधि के संदर्भ में थोड़ा सा ज्ञान करवा देता हूँ। तो संधि किसे कहते हैं हमने यह जान लिया। संधि वर्णों के संदर्भ में होती है यह भी जान लिया। संधि के कितने भेद हैं हमने यह भी जान लिया। दूसरा, संधि के लिए आवश्यक तत्व हैं वर्ण, यह भी हमने जान लिया। अब आता है जो स्वर संधि के भेद किए गए हैं, उन भेदों में प्रथम संधि है स्वर संधि। प्रश्न होगा स्वर संधि किसे कहा जाए?
सबसे पहले यही प्रश्न होगा कि स्वर संधि की पहचान क्या है, लक्षण क्या है, परिचय क्या है। तो इसका परिचय है कि स्वर कौन कौन से हैं। संस्कृत के हिसाब से यदि देखें तो अच, स्वरों को अच कहा जाता है या अचों को स्वर कहा जाता है। अच यह प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार 14 माहेश्वर सूत्रों से लेकर के बना हुआ है। इसकी समस्त जानकारी आप मेरे YouTube चैनल पर लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का जितने भी एपिसोड है वहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से जो अच है वह स्वरों का प्रतिनिधित्व करता है। संस्कृत के हिसाब से स्वर आते हैं अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ और इनके समस्त सवर्णी यानी अ, आ, इतने सब प्रकार के इनको स्वर कहा जाता है। और हिंदी के हिसाब से समझना हो तो अ, आ, ई, उ, री, ली, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये स्वर हैं। तो इन स्वरों का ये स्वर जब आपस में मिलते हैं और इन आपस में मिलने के बाद इन दोनों में जो परिवर्तन होता है उसका नाम है स्वर संधि। उसका नाम है स्वर संधि। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखने वाली बात है कि परिवर्तन भी 3 प्रकार से होता है। यह परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। अब ध्यान दीजिए, संधि कहते हैं दो के जोड़ को। तो जब दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो उन पर परिवर्तन की 3 संभावनाएं होंगी। 3 संभावनाएं होंगी। वह 3 संभावनाएं क्या हैं? हो सकता है 2 वर्ण मिलें। मान लीजिए कि मैं अ हूं और आप जो दर्शक देख रहे हैं वह ई हैं। अब हम दो जब मिलेंगे तो हम दोनों के मिलने से 3 प्रकार के परिवर्तन की संभावनाएं हो सकती हैं। वो 3 प्रकार के परिवर्तन क्या हैं? हो सकता है कि मुझ में परिवर्तन आ जाए, आपके और मेरे मिलने से आप इतने प्रभावी हो कि परिवर्तन मुझ पे लक्षित हो, परिवर्तन मुझ पे दिखाई दे। तो यह एक संभावना यह हो सकती है कि परिवर्तन मुझ में आए। दूसरा क्या हो सकता है दूसरे में परिवर्तन आए, अर्थात मुझ में परिवर्तन ना आए लेकिन मेरे कारण उस पे परिवर्तन आ जाए। तीसरी संभावना हो सकती है कि दोनों में ही परिवर्तन आ जाए। तो इस तरह से जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके 3 परिवर्तन की 3 संभावनाएं हैं। यह संभावना है कि उन दोनों वर्णों में से एक वर्ण को परिवर्तन हो। दूसरी संभावना यह है कि उन दोनों वर्णों में से दूसरे वर्ण का परिवर्तन हो। या तीसरी संभावना यह है कि दोनों को परिवर्तन होकर के नया ही कुछ हो जाए। तो यह संधि में होता ही है। तो इस बात का ही बच्चों को ध्यान देना है और यही बात समझनी है। यह गूढ़ है, हम संधि तो पढ़ जाते हैं परंतु इस प्रकार का वक्तव्य बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम लोग समझाते हैं। हमने भी इतनी उम्र गुजार ली है, यह बात हमें बहुत कम लोगों ने समझाई है। आप संधि संबंधी कितने भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, कितने भी वक्तव्य सुन लीजिए, यह बात बताने वाले बहुत कम लोग हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि उनको पता नहीं है। दरअसल एक शिक्षक उत जितना कुछ जानता है वो सब के सब अपने जिह्वा पर नचा करके उसे बोल दे, यह संभव नहीं हो पाता। हमारे पास एक चुनौती होती है, एक सीमित समय होता है, उस सीमित समय में ही हमें बच्चों को ज्ञान करवाना होता है। हमें यह लगता है कभी-कभी कि बच्चा सीख गया है, तो हम सारे अंश तक नहीं पहुँच पाते। भगवान की कृपा, सरस्वती की कृपा जिस जिह्वा पर होती है वो बता देती है। तो तो इस तरह से 3 संभावनाएँ होती हैं। तो यहाँ स्वर संधि में भी 3 संभावनाएँ हैं। इन्हीं संभावनाओं को लेकर के हमें स्वर संधि का विमर्श करना है। तो स्वर संधि के विमर्श में हमने यह जान लिया कि स्वर संधि कहते किसको हैं। तो प्रश्न होगा, क्या इसके भी कोई भेद हैं? अर्थात जिस प्रकार से संधि मात्र के भेद किए गए थे, उसी प्रकार से क्या संधि के भी भेद हैं? तो कहा कि हाँ बंधु हैं। तो संधि प्रकरण में मुख्य संधियां 7 हैं और इस प्रकरण में कुछ 2 नए प्रकरण भी आते हैं। कुछ 2 नए प्रकरण भी आते हैं। तो इसको बताते हुए चलता हूं मैं आपको। विवेचन करना है सबसे पहले कि जितने भी हमारे पास क्या हैं, स्वर हैं। स्वर कितने हैं? 9 हैं। तो सीखने का एक ढंग यह है कि आपको एक-एक करके बता दिया जाए। सीखने का ढंग क्या है कि आपको एक-एक करके बता दिया जाए। दूसरी बात यह है कि आपको प्रैक्टिकल करवाया जाए। दूसरी बात क्या है कि आपको प्रैक्टिकल करवाया जाए। तीसरी बात यह है कि आपको एक-एक करके उसके उदाहरण बता दिए जाएँ।
तो पहला तरीका तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले सुन लीजिए, उसके बाद जो कला दी जाएगी उस कला के माध्यम से आप बैठ कर के परस्पर उनका विचार कीजिए ताकि आपको संधि करना आ जाए। उसके बाद जितना आपने सीखा है, उस सीखे हुए से उसका नामकरण को पता कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले सिखाने में इसके भेदों को स्पष्ट कर दें। पहला भेद है यण संधि, दूसरा भेद है अयादि संधि, तीसरा भेद है गुण संधि, चौथा भेद है वृद्धि संधि, पांचवा भेद है दीर्घ संधि, छठा भेद है पररूप संधि और सातवां भेद है पूर्व रूप संधि। तो ये 7 मुख्य संधियां हैं स्वर संधि के अंतर्गत। 7 संधियां मानी जाती हैं स्वर संधि में, और मैंने आपको कहा था टोटल 9 हैं। 9 इसलिए कहा था कि इसी स्वर संधि के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदीकार प्रकृति भाव को भी रखते हैं। यदि 3 संधियों को माना जाए तो प्रकृति भाव भी इसी के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि स्वर संधि की संभावना में ही प्रकृति भाव संधि का उपस्थापन होता है। तो स्वर संधि के अंतर्गत यदि संधियां 3 मानी जाएं और तो स्वर संधि के अंतर्गत ही प्रकृति भाव को समाहित किया जा सकता है। दूसरा यह है कि जब संधि का प्रकरण शास्त्रों के प्रसंग में होता है तो यहाँ द्वित्व भी होता है। तो मैं जब पढ़ाया करता हूँ तो मैं यहाँ द्वित्व को भी एक प्रकरण बना देता हूँ कि यहाँ जो वर्णों में द्वित्व होता है, द्वित्व होने का जो भाव है वह भी इस प्रकरण के अंतर्गत आता है। किंतु प्रकरण को छोड़ करके यदि स्वर की संधियां हैं तो वह हैं 7 संधियां। कौन कौन सी एक बार दोबारा कह देते हैं। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। इस तरह से स्वर संधि के अंतर्गत 7 संधियां आती हैं। तो अब यण संधि का विवेचन करते हैं। सबसे पहले तो यण संधि के लिए सूत्र है इको यणचि। तो चूंकि यह हिंदी भाषी भी देख रहे होंगे और संस्कृत भाषी भी देख रहे होंगे, तो मैं आपको हिंदी भाषा के अनुसार अर्थात जिससे सरलता से ज्ञान हो सके उस विधि का अनुसरण करते हुए आपको बताता हूँ। यण संधि कहाँ होती है। इक में आते हैं। यण संधि का फॉर्मूला है इक प्लस अच बराबर इक को यण। आप अगर पुस्तक लेकर के आप अगर दर्शक लोग कॉपी ले ले तो इससे आपको आसानी होगी। इक यानी ई उ रील री, ये 4 वर्ण, इन चारों वर्ण का कोई भी भेद, चाहे यह दीर्घ हो, चाहे ह्रस्व हो, चाहे प्लुत हो, चाहे अनुनासिक हो, चाहे निरनुनासिक हो, किसी भी प्रकार का ई उ रील री, इसके भेद के संदर्भ में आप YouTube पर जा करके मेरा उकालो झरस दीर्घ प्लुतः सूत्र का विमर्श देख सकते हैं। वहाँ आपको पता चलेगा कि ये जो अ ई उ हैं ये अनेक प्रकार के हैं। या फिर आप उच्चर उकालो झरस दीर्घ प्लुतः मुखनासिका वचनोन्नासिका और तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, इन 3 सूत्रों का अध्ययन कर लें। तो अ ई उ इन वर्णों के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए, पूर्व में हो ई उ री री, ये 4 वर्ण हो, इन चारों वर्ण को कोई भी भेद हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो, तो यहाँ जो ई उ रील री है इनको यण अर्थात य व र ल इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। अर्थ ये फॉर्मूले में 4 संभावनाएं होंगी। वह 4 संभावना ये है कि ई के बाद यदि स्वर आ जाए तो यण संधि होगी, उ के बाद यदि स्वर आ जाए तो यण संधि होगी, री के बाद यदि स्वर आ जाए तो संधि होगी, री के बाद यदि स्वर आ जाए तो यण संधि होगी। तो इन 4 अवस्थाओं में इनको यण होना है। ई उ री को यण होना है। यण कहते हैं य व र ल को। यण भी एक प्रत्याहार है। यह संस्कृत की जो वर्णमाला है माहेश्वर सूत्र, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ सीधे सीधे समझ लीजिए कि ई के बाद यदि स्वर हो तो ई को य हो जाता है, उ को बाद यदि कोई भी स्वर हो तो उ को व हो जाता है, री के बाद यदि स्वर हो तो री को र हो जाता है, और री के बाद यदि कोई स्वर हो तो उसको ल हो जाता है। उदाहरण, इनका उदाहरण भी देते चलें। तो इनके उदाहरण हैं, यदि
अपि, ई का उदाहरण दे रहे हैं। यदि प्लस अपि, यदि शब्द है, आपको कहा है कि वर्ण विच्छेद करना है, तो यदि शब्द में अंतिम में है ई और ई के तुरंत बाद है अपि का अ, तो आपको कहा है कि इक के बाद यदि अच आ जाए, यानी ई के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए, तो ई के तुरंत बाद स्वर वाला स्थान यदि और अपि, यहाँ ई और अ के अ है, तो यहाँ ई और अ, यहाँ यदि के अंतिम में ई है, उसके बाद अपि में अ है, तो दोनों ऐसी अवस्था आ गई है जहाँ ई के तुरंत बाद स्वर आ रहा है। तो जहाँ ई के तुरंत बाद स्वर आ जाए, वहाँ ई को य हो जाएगा। तो यहाँ ई को य हो जाएगा। तो जो यदि शब्द का ई है, वहाँ क्या बचेगा? यद बचेगा और ई को य हो जाएगा, तो यद्य होगा। अपि है, जोड़ दीजिए सबको, तो यद्यपि हो जाएगा। इस प्रकार से यण संधि का उदाहरण ई के संदर्भ में। उ का उदाहरण मधु प्लस अरि। मधु शब्द में उ के तुरंत बाद अरि शब्द का अ है, यानी उ के बाद तुरंत स्वर है, तो इस उ को भी व हो जाएगा अभी के नियम के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। तो इस तरह से मधु के उ को व हो गया, तो क्या बनेगा? मध्व, और इधर अरि, तो इस तरह से मध्वरि हो जाएगा। इसी तरह से री, धात्री प्लस अंश। धात्री है, इसके री के बाद अंश का अ है, तो री के बाद स्वर है, तो धात्री के री को रा हो जाएगा, तो क्या बनेगा? धात्र अंश, यह बनेगा। इसी प्रकार से री प्लस आकृति, री है और आकृति है, री इक में आता है, तो इस इक के री के तुरंत बाद स्वर मिल रहा है, आकृति आ, तो री को ल हो जाएगा और आ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? लाकृति ही। वस्तुतः यह री हिंदी जगत में कम देखा जाता है, तो यहाँ 3 वर्णों को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से यण संधि का विवेचन समाप्त। तो अभी काफ़ी समय होने जा रहा है, तो कोशिश करूँगा मैं इस समय में जितना बोल पाऊँ उतना बोलूँगा, उसके बाद कभी और आपको समझाऊँगा। तो इस तरह से यण संधि कहाँ होती है? जहाँ ई उ री के बाद स्वर आ जाए, वहाँ यण संधि होती है। तो ई को वहाँ य होता है, उ को व हो जाता है, और री को र हो जाता है, और री को ल हो जाता है। तो यह संधि वह संधि है जहाँ 2 में से एक को परिवर्तन होता है, और वह भी पूर्व वाले को। तो 2 जब होंगे तो एक पूर्व होगा, एक पर होगा, तो जहाँ 2 को मिलकर के पूर्व वाले को परिवर्तन होता है, वह है यण संधि। यण संधि इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ई उ रील री को यण अर्थात य व र हो जाता है। इस तरह से यण संधि विवेचन आपको समाप्त बता दिया गया। दूसरी संधि है अयादि संधि। यह अयादि संधि कब होती है? जब ए ओ ऐ औ इनके बाद कोई स्वर आता है। ए ओ ऐ औ इन स्वरों के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए, तो इनको अयादि संधि हो जाती है। प्रश्न होगा, ये अयादि किसे कहते हैं? तो अयादि है, अय है आदि में जिसके, उसको कहते हैं अयादि। तो अय किसके आदि में है? तो पाणिनि जी ने एचो यवा यावह में 4 अयादि पढ़े हैं। तो एक है अय, आप चाहे लिख लीजिए, अय, य में हलंत देना है, अय, अव, आय, आव, ये 4 हैं। तो किसी ए ओ ऐ औ इन चारों को अय अव आय आव यह आदेश हो जाने का नाम ही है अयादि संधि। यह अयादि संधि होती कब है? जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए। तो यहाँ भी वही संधि है जहाँ एक को परिवर्तन होता है और पूर्व वाले वर्ण को अर्थात ए ओ ऐ औ को अयादि होते हैं। प्रश्न होगा किसको कब क्या आदेश होता है? तो यहाँ वैसे तो शास्त्रीय चिंतन बहुत है, लेकिन हम आपको चूंकि भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वक्तव्य दे रहे हैं, तो आपको सीधे बता देते हैं। तो ए को अय आदेश होता है, ओ को अव आदेश होता है, ऐ को आय आदेश होता है, अव को आव आदेश होता है। तो जब ए के बाद अच आ जाए तो ए को अय आदेश होता है, ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो उसको अव आदेश होता है, आई के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो उसको
आय आदेश होता है। औ के बाद कोई भी स्वरवर्ण आ जाए तो उसको आव आदेश होता है। उदाहरण आपको इन चारों के एक एक करके दे देते हैं। हरये विष्णवे नायकः पावकः, ये पुस्तक में उदाहरण मिलते हैं हमारे अध्ययन के क्रम में। हरे ए, तो यहाँ हरे और ए, हरे में अंतिम में ए है, उसके बाद स्वर आ रहा है ए, तो पहले वाले जो ए है उसको अय हो जाता है, तो क्या बनता है हरय, और ए दोनों को मिला दीजिए बनेगा हरये। इसी प्रकार से विष्णु ए, तो यहाँ विष्णु के ओ के बाद स्वर आ रहा है ए, तो ओ को अब हो जाएगा, तो क्या बनेगा विष्णव। ए उधर है, जोड़ दीजिए, क्या बनेगा विष्णवे। और नायकः नई, नई, और अकः है, तो नई में ऐ है, उसके बाद अक में अरूपी स्वर है, तो ऐ के बाद जहाँ स्वर आ जाए वहाँ अयादि होता है, तो ऐ को आय हो जाएगा, तो क्या बनेगा नाय। आगे अक है, जोड़ दीजिए, नायकः बन जाएगा। इसी तरह से पावकः, पौ प्लस अकः, पौ औ है, उसके बाद तुरंत स्वर है, तो जहाँ औ के बाद स्वर आ जाए वहाँ अयादि संधि हो जाती है, तो औ को क्या होगा आव होगा। तो इस तरह से पौ को क्या बनेगा आव करके, पौ के औ को आव कर दिया तो क्या बनेगा पाव, और आगे अका है, जोड़ दीजिए पावकः। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण है वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो यहाँ वागर्थौ इव, वागर्थौ, तो वाक् च अर्थस्य इति वागर्थौ, वागर्थौ है इव है, तो वागर्थौ में अंतिम में औ है, उसके बाद ई रूपी स्वर है, तो वहाँ औ को आव हो गया, तो वागर्थाव, और इव है, जोड़ दीजिए वागर्थाविव, ऐसा बन जाता है। इस तरह से अयादि संधि समाप्त। गुण संधि, गुण किसे कहते हैं, यानी कि दो वर्णों को, दो स्वरों को मिल जाने के बाद जो गुण हो जाता है उसका नाम है गुण संधि। यहाँ प्रश्न होगा कि भाई गुण नाम का तो कोई स्वर है ही नहीं, तो ये गुण किसे कहते हैं, तो गुण कहते हैं संस्कृत जगत में और भाषा जगत में अ ए ओ को, दो स्वरों को मिलकर के जब अ हो जाता है या ए हो जाता है या ओ होता है तो उसको गुण कहते हैं, लेकिन वह अ होना चाहिए आद गुणा सूत्र के द्वारा। अ कभी कभी अन्य सूत्रों के द्वारा भी होता है, तो वहाँ अ का नाम गुण भले ही है लेकिन उसे गुण संधि नहीं कहते हैं। यह आपको शास्त्र विमर्श के संदर्भ में पता चलेगा। तो यहाँ गुण संधि के कब होती है यह बताते चले आपको, कि जब पूर्व में अ हो और बाद में कोई भी स्वर आ जाए, ये प्राथमिक वचन है, कोई भी स्वर आ जाए तो वहाँ गुण संधि होती है, यह सूत्र कहता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ ध्यान यह देना है कि सारे स्वरों के संदर्भ में गुण संधि नहीं होती, वह आपको आगे के व्याख्यान में बताऊंगा। तो अ के बाद जब ई, उ, री, री, ये चार वर्ण आते हैं, अ के बाद जब ई, उ, री, री, ये चार वर्ण आते हैं, तब जाकर के गुण होता है। और यहाँ दोनों को मिलकर के होता है। जहाँ मैंने बताया था ना कि तीन संभावनाएं हो सकती हैं, तो अभी तक के जो संधियां बताई गई हैं उनमें एक वर्ण को होता है और वह भी पूर्व वर्ण को होता है। यहाँ यह संधि यहाँ है जहाँ दोनों को होता है। तो अ के बाद जब ई, उ, री, री, ये चार वर्ण आ जाएं तो अ और ई को मिलकर के ए हो जाता है, अ और उ को मिलकर के ओ हो जाता है, और अ और री को मिलकर के अ होता है। किंतु जहाँ री को कोई अचकार्य होता है वहाँ एक सूत्र है उरण रपरा, वह उस उस अण कार्य को, अण का मतलब है अ ई उ, उसको रपर यानी र पर में होते हुए प्रयुक्त होता है। र का मतलब है र और ल, तो री के संदर्भ में र लग करके प्रयुक्त होता है और री के संदर्भ में ल लग करके प्रयुक्त होता है। इस तरह से अ और री को जब गुण होता है तो वह गुण अर होता है, और अ और री को जब गुण होता है तो अर गुण होता है। इसके उदाहरण हैं रमेशः, रमा प्लस ईशः। तो अभी ये ध्यान देना है कि हमने फॉर्मूला बनाया है गुण संधि के संदर्भ में, अ के बाद ई, उ, री, री। अब यहाँ ध्यान देना है कि यह जो अ है यह किसी भी प्रकार का हो, ह्रस्व आ हो, दीर्घ आ हो, प्लुत आ हो, इस तीनों प्रकार के यानी 18 प्रकार के किसी भी प्रकार के अ के बाद किसी भी प्रकार का ई, उ, री, री आ जाए तो गुण होता है।
अ के बाद ई आ और ई को मिल करके ए होता है, अ और ऊ को मिल करके ओ होता है, अ और री को मिल करके अर होता है, अ और री को मिला करके अल होता है। इसके उदाहरण आपको देते चलें। ए का उदाहरण रमा प्लस ईश, तो रमा में अंतिम में आ है, उसके तुरंत बाद ई है, तो आ के बाद ई आ रहा है, तो आ और ई दोनों को मिलकर के ए हो जाता है। तो क्या बनता है? रमेशः। महा है और उत्सव है। महा में अंतिम में आ है, उसके बाद ऊ है, तो आ और ऊ को मिल करके क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो बनेगा महोत्सव। इसी तरह से अर का उदाहरण है, तो ब्रह्म है, ऋषि है, आपको बताया था वहां अर गुण इसी सूत्र से हुआ था। तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म में अंतिम में अ है, उसके बाद री ऋषि है, तो यहाँ अ के बाद री है, तो जहाँ अ के बाद री है तो दोनों को मिलकर के अर हो जाएगा, तो बनेगा ब्रह्मर्षि। उसके बाद है री, री वाला, तो जहाँ इसका एक ये री जो वर्ण है हिंदी भाषियों ने इसलिए माना है क्योंकि इस री से संबंधित कहीं शब्द नहीं होते, तो इसलिए हिंदी भाषी अपनी वर्णमाला में री का ग्रहण नहीं करते, और स्वयं पतंजलि जी ने भी इस री को अप्रयुक्त माना है। तो इसीलिए एक ही उदाहरण दिया जाता है इसका, तव धन ऋकारः, तव है और तव के अंतिम में अ है, उसके बाद री है, तो अ के बाद री है, तो दोनों को मिलकर के अल गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा? तवल्लकारः। इस तरह से गुण संधि भी समाप्त। इसी प्रकार से वृद्धि संधि। तो आप अब मैं इनका सिर्फ फॉर्मूला बताते चलूंगा क्योंकि समय बहुत अधिक हो रहा है, तो इसके फॉर्मूले आपको बता देंगे कि कहाँ-कहाँ होते हैं, क्या होते हैं। बाकी उदाहरण आप पुस्तकों की सहायता से देख सकते हैं। तो वृद्धि संधि, वृद्धि कहते हैं जिस प्रकार से गुण अ, ए, ओ को कहते हैं, उसी प्रकार से वृद्धि कहते हैं आ, ऐ, औ को। अर्थात गुण का जो अधिक विस्तृत स्वरूप है उसको कहते हैं वृद्धि। तो दो स्वरों को मिलकर के जब आ, ऐ, औ यह हो जाता है तो उसका नाम है वृद्धि संधि। यह होता कहाँ है? तो यह होता है आ के बाद जब गुण के अतिरिक्त शेष वर्ण होते हैं, तो आ के बाद ई, उ, रील, री जब होता है तो वहाँ गुण होता है। तो अ के बाद यदि बचे हुए स्वर वर्ण आ जाएं, यानी ई, उ, रील, री के बाद बचे कौन? ए, ओ, ऐ, औ। जब यह आते हैं, वैसे अ भी बचता है लेकिन अ को अभी किनारे रखिए, उसके लिए अभी आएगा। तो अ के बाद जब ए, ओ, ऐ, औ ये वर्ण आते हैं, तो अ और ए को, अ और ए को मिलकर भी कोई संधि होती है, अ और ओ को मिलकर भी कोई संधि होती है, अ और ऐ को मिलकर भी कोई संधि होती है, और अ और औ को मिलकर भी कोई संधि होती है, तो यह संधि होती है वृद्धि संधि। वृद्धि है 3 आ, ऐ, औ। तो किसको क्या होता है यह भी जान लीजिए। आ के बाद यदि ए आ जाए तो ऐ होता है, अ के बाद यदि ओ आ जाए तो अव होता है, और अ के बाद यदि ऐ आ जाए तो ऐ होता है, और अ के बाद यदि अव आ जाए तो अव होता है। उदाहरण है कृष्णैकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, दोनों को मिलकर कृष्णैकत्वम हो जाता है। गंगोघः, गंगा है, ओघ है, गंगा के आ और ओघ के ओ को मिलकर के अव हो जाता है, गंगौघः। ठीक है। और ऐ का उदाहरण है देवेश्वर्यम, देव है, ऐश्वर्य है, तो देव के अ और ऐश्वर्य के ए दोनों को मिलकर के देवैश्वर्यम हो जाता है। ठीक है। कृष्ण धन औत्कंठ्यम, कृष्ण के अ और औत्कंठ्यम के औ को दोनों को मिलकर के औ हो जाता है, तो कृष्णोत्कंठ्यम होता है। तो इस तरह से वृद्धि संधि समाप्त। अब दीर्घ संधि बहुत ही सरल संधि है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि कहाँ होती है कि जहां पूर्व में अ, ई, उ, रील, री ये 4 वर्ण हों, और बाद में भी अ, ई, उ, रील, री ये 4 वर्ण हों, तो वहां दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ भी यह ध्यान देना है कि अ, ई, उ, रील, री किसी भी प्रकार का हो, चाहे ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, चाहे अनुनासिक हो, चाहे अनुनासिक हो, चाहे उदात्त हो, चाहे अनुदात्त हो, चाहे स्वरित हो, किसी भी प्रकार का अ, ई, उ पहले हो और किसी भी प्रकार का अ, ई, उ, रील, री बाद में हो, दोनों को मिलकर के दीर्घ हो जाता है। दीर्घ अर्थात द्विमात्रिक। इसके विषय में यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना के रखा हुआ है, आप चाहे तो उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। तो जहाँ दीर्घ अर्थात द्विमात्रिक हो जाता है उसको कहते हैं दीर्घ संधि। तो अ के बाद यदि आ जाए, पहले की तरफ कोई सा भी आ हो और बाद में कोई सा भी आ हो, वहाँ दोनों को मिलकर के आ हो जाता है।
ई के बाद ई आ जाए, इधर किसी भी प्रकार का ई, उधर किसी भी प्रकार का ई, दोनों को मिलकर के ई हो जाता है। ऊ के बाद ऊ आ जाए, इधर किसी भी प्रकार का ऊ, इधर किसी भी प्रकार का ऊ, तो दोनों को ऊ हो जाता है। री के बाद री आ जाए, इधर किसी भी प्रकार का री, इधर किसी भी प्रकार का री, तो दोनों को मिलकर के री हो जाता है। इधर किसी भी प्रकार का री आ जाए, उधर किसी भी प्रकार का री आ जाए, तो दोनों को मिलकर री होता है। री नहीं होता, क्यों? क्योंकि री दीर्घ होता ही नहीं है। तो री और री जब आपस में मिलते हैं तो उनको मिलने से केवल री ही होता है। क्यों? क्योंकि पाणिनि जी कात्यायन जी का एक वार्तिक है कि रील री वर्ण योर्मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। री और री की सवर्ण संज्ञा जाननी चाहिए। तो जब री और री की सवर्ण संज्ञा होती है और री वर्ण आपस में टकराएंगे, इस सूत्र जो है अका सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र के द्वारा जो दीर्घ प्राप्त होगा, री तो दीर्घ होता ही नहीं है, तो होगा कौन सा? तो इसका जो सवर्णी है री, उसका ही दीर्घ हो जाएगा, री यह हो जाएगा। तो इसके उदाहरण है शीघ्राति शीघ्र, शीघ्र अति शीघ्र, शीघ्र के अंतिम में अ है, अति शीघ्र में अ है, अ के बाद अ है, तो क्या हो जाएगा? इनको दीर्घ हो जाएगा, शीघ्राति शीघ्र हो जाएगा। इसी प्रकार से पुस्तकालय है, विद्यालय, यह अ के उदाहरण है। इसी प्रकार से श्रीश, श्री है, ईशा है, श्री में अंतिम में ई है, इधर भी ईशा का ई है, दोनों ई को मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगा, तो क्या बनेगा? श्रीशः। विष्णु है, उदय है, उ और उ है, तो दोनों को मिलकर के विष्णुदय हो जाएगा। इस तरह से, और री है, तो इस तरह पितृ है, ऋण है, पितृण हो जाएगा। इसी तरह से री है, तो री है, और री है, रिकारा है, दोनों को री कारह बन जाएगा। इस तरह से दीर्घ संधि के उदाहरण समाप्त। इस प्रकार से आपका दीर्घ संधि समाप्त। अब आती है अगली संधि, पररूप संधि। तो पररूप संधि का मुख्य सूत्र है एंगी पररूपम। तो ये कहाँ होती है कि अवर्णात एंगादो धातो परे पररूप में एकादेशः स्यात्। जहाँ उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में कुछ उपसर्ग होते हैं जो धातुओं के साथ लगते हैं, तो उन उपसर्गों में जो अकारांत उपसर्ग होता है, उस अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एंगादि धातु आती है तो वहाँ पररूप संधि होती है। पररूप का मतलब है पर जैसा रूप हो जाना। दो वर्णों में एक वर्ण पूर्व का होगा यानी पहला होगा, एक दूसरा होगा। जो दूसरा होता है उसे पर कहते हैं, यानी बाद वाला। तो बाद वाला रूप हो जाने का नाम ही है पररूप। तो जब पररूप हो, पर जैसा रूप हो जाता है, तो उस संधि का नाम है पररूप। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि संधियों का तीन प्रकार, संधि की तीन संभावनाएं हो सकती हैं। कि पहली संभावना कि पहले वर्ण में परिवर्तन आए, एक वर्ण को परिवर्तन आए, तो यण संधि और अयादि संधि उसका उदाहरण है जहाँ पहले वर्ण को परिवर्तन होता है। दूसरा हमने बताया था कि दोनों को भी परिवर्तन हो सकता है। तो जो गुण संधि और वृद्धि संधि है और दीर्घ संधि है, यह उसके उदाहरण है जहाँ दोनों में परिवर्तन होता है। हमने यह भी बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं दूसरे वाले को परिवर्तन हो। तो यहाँ सॉरी, एंगी पररूपम में भी पूर्व वाले में परिवर्तन और हो रहा है, क्योंकि यह दूसरी की तरह हो जा रहा है। तो यह भी यण संधि और अयादि संधि की तरह है। तो यह कहाँ होती है? जहाँ उपसर्ग अवर्णांत हो, उपसर्ग के अंतिम में अ हो और उसके बाद कोई धातु हो, वह धातु होनी चाहिए एंगादि धातु, यानी ए और ओ वाली धातु। ए और ओ जिसके प्रारंभ में के वर्ण हो, प्रारंभिक वर्ण हो, ऐसी जब धातु रूप आ जाता है तो वहाँ पररूप आदेश होता है। तो उदाहरण है प्र प्लस एजते, एज धातु है, प्र है, यह प्र के अंतिम में अवर्ण है, प्र अ सुनाई दे रहा है। आगे एजते है, एज धातु है एकारादि। तो ए है तो अ और ए को मिल करके होना चाहिए था क्या? गुण होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए थी अ और ए को मिल करके। चूंकि यहाँ यह अ उपसर्ग का है और ए धातु का है, तो यहाँ एंगी पर रूपम से पर रूप आदेश होता है। तो अ और ए इनको दोनों को मिल करके पर जैसा रूप, पर में है ए, तो इन जैसा रूप हो जाता है, दोनों को ए हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि कहीं एक को परिवर्तन होता है, तो यहाँ दृष्टि में तो ऐसा होता है कि अ को अ और ए मिले हैं, दूसरे जैसा हुआ है। वस्तुतः यहाँ
अगर भाषा शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो दोनों में परिवर्तन हुआ है। दोनों में परिवर्तन ए हुआ है चूँकि वह दूसरा जैसा लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि पूर्व को ही परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ सैद्धांतिक तौर पर यह मानना होता है कि दोनों को हुआ है, क्योंकि एक सूत्र है एकः पूर्व पर्यो, इन दोनों के अधिकार में यह होता है, तो दोनों को ही परिवर्तन हुआ है यह मानना है। एंग में आते हैं ए और ओ, तो एंग का उदाहरण ए का उदाहरण दे दिया है, ओ का उदाहरण है उपोषति। उप है औषधि है। उप में उप एक उपसर्ग है और उस उपसर्ग के अंतिम में अ बैठा हुआ है, ओष धातु है इसीलिए उप उपसर्ग है। तो ओष धातु में ओ है तो अ और ओ को मिलकर के पर रूप हो जाएगा। पर में है ओ तो दोनों को मिलकर के ओ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? उपोषति बनेगा। इस तरह से पर रूप संधि का विवेचन समाप्त। अब आया पूर्व रूप। तो पूर्व रूप के लिए मुख्य सूत्र है एंगः पदांता तति। यह पर रूप का कुछ उल्टा है, क्योंकि क्या है, वहां एंग पर में होता है, यहाँ एंग पूर्व में होता है। तो यहाँ और वहाँ अ पहले होता है लेकिन वह उपसर्ग का होता है, यहाँ उपसर्ग विशेषण नहीं है, यहाँ सामान्य अ है और सामान्य भी नहीं है, अत ह्रस्व आकार है। तो यहाँ कहा है पर रूप संधि वहाँ होती है जहाँ ए और ओ के बाद ह्रस्व अ आता है, लेकिन यह ए और ओ कैसा होना चाहिए? पदांत होना चाहिए, और अर्थात पद के अंतिम में होना चाहिए। तो पद के अंतिम में जहाँ ए और ओ पाया जाता है, उस ए और ओ के बाद यदि ह्रस्व आकार हो जाए तो इस ए और अ को मिलकर के ए के रूप में परिवर्तन हो जाता है, और इस ओ और अ ह्रस्व आकार को मिलकर के ओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो यह पूर्व रूप संधि कहलाता है। दोबारा समझ लीजिए कि पद के अंत में यदि ए और ओ इन दोनों में से कोई सा भी वर्ण हो और इनके बाद यदि आ जाए ह्रस्व आकार, तो ऐसी अवस्था में ए और ह्रस्व आकार को मिलकर के ए हो जाता है, ओ और ह्रस्व आकार को मिलकर के ओ हो जाता है। क्योंकि पूर्व में ए और ओ होंगे तो पूर्व के जैसा रूप हो जाने का नाम ही पूर्व रूप है। यहाँ पदांत में ए और ओ की स्थिति होती है। तो यह पद कैसे पहचानना है? तो पद कहते हैं सुप तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत को पद संज्ञा कहते हैं। सुप किसे कहते हैं, तिंग किसे कहते हैं, इसके लिए भी मेरे यूट्यूब पर एक वीडियो बना है, आप वहां तक देख सकते हैं। तो इस तरह से इनके उदाहरण क्या है? इनके उदाहरण तो बहुत अच्छे हैं। हरे व विष्णु विष्णु व, हे हरे अव रक्षा, हे हरे मेरी रक्षा कीजिए। तो हे हरे यह संबोधन का है, संबोधन है तो पद है, पद है तो पद के अंत में ए बैठा हुआ है। उसके बाद अव मुझे मेरी रक्षा करो, अव का अ है तो पदांत ए के बाद ह्रस्व आकार आ रहा है, तो ए और अ को मिलकर के दोनों को पूर्व रूप हो जाएगा। तो पूर्व में है ए तो दोनों को मिलकर के ए हो जाएगा। तो जहां यह पूर्व रूप संधि होती है वहां खंडाकार के रूप में दिखाने की परंपरा है। वस्तुतः लगाएंगे नहीं तो गलत नहीं होगा, परंतु परंपरा चलती है तो आप लगा दें, कोई भी अनर्थ नहीं है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है विष्णु व, हे विष्णु अव रक्ष। यहाँ विष्णु संबोधन का है, संबोधन है तो पद है, पद है तो उसके अंतिम में ओ है, ओ के बाद अव का अ है, ह्रस्व है, दोनों को मिलकर के पूर्व रूप अर्थात ओ की तरह हो जाना है, तो विष्णु व बन जाएगा। बीच में खंडाकार लगा देना दिखाने के लिए। तो इस तरह से पूर्व रूप संधि का समाप्त। प्रकृति भाव, तो कहीं कहीं प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव अर्थात संध्या भाव। यह संध्या भाव करने वाले मुख्य सूत्र हैं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम और ऋत्यकः। यह सूत्र है। तो जहां प्लुत के बाद और प्रगृह्य संज्ञक के बाद स्वर वर्ण आ जाए वहां संधि का अभाव होता है। प्लुत कहाँ होता है? तो प्लुत के लिए एक सूत्र है दूरात धूते च। दूरात संबोधने वाक्य से टे प्लुतः स्यात्। दूर से संबोधन करने के अर्थ में वाक्य की टी को प्लुत होता है। हे कृष्ण अत्र गौश्चरति। हे कृष्ण यह एक वाक्य है और इस वाक्य के अंतिम में टी संज्ञक है कृष्णा का आकार। टी संज्ञा किसे कहते हैं? अचोन्त्यादि टी। अचों के मध्य में जो अंतिम अच वह है आदि में जिसके, उसकी टी संज्ञा होती है। तो अंतिम जो स्वर वर्ण होता है उसके साथ जो हल वर्ण होता है उस समूह का
टी संज्ञा होती है। यह साधारण रूप से अर्थ है। तो हे कृष्ण, यह एक वाक्य है और इस कृष्ण में अ है जो टी संज्ञक है, उसको प्लुत हो जाता है। तो हे कृष्ण, उसके बाद अत्र गौस्तरति में अ है तो प्लुत के बाद अ है। यहाँ कृष्ण में अ है, प्लुत अ है, उसके बाद अ है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः, ये शायद बताना भूल गया हूँ, तो यहाँ जान लीजिए दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। तो अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि की प्राप्ति थी, किंतु प्लुत के बाद स्वर वर्ण है तो इसलिए वहाँ संध्या भाव हो गया है। जैसा है वैसा ही रहेगा। तो वाक्य का स्वरूप होगा हमारा हे कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो ऐसा यहाँ प्लुत होता है। और प्रग्रह संज्ञा करने वाले अनेक सूत्र हैं व्याकरण में। तो जहाँ प्रगृह्य संज्ञक स्वर आ जाए और प्रगृह्य संज्ञक स्वर के बाद कोई स्वर आ जाए तो वहां भी प्रकृति भाव होता है। तो इस तरह से प्रकृति भाव जान लीजिए। इसका उदाहरण है ई इंद्रः उ उमेशः, और साथ ही ऋत्यकः एक सूत्र है प्रकृति भाव करने वाला, जो कहते हैं हरस्व रिकार बाद में हो और पहले यदि अक आ जाए यानी अ ई उ रील री आ जाए तो वहां संधि नहीं होती। इसके उदाहरण है ग्रीष्म ऋतु और ब्रह्म ऋषि देव ऋषि सप्तऋषि इत्यादि। तो आज आपको स्वर विवेचन कराया गया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा और यह वीडियो आप इसके संदर्भ के सारे चीज़ें आप मेरे YouTube चैनल जो कि शब्द सौरभम नाम से है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो आज का विषय में आज का अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वक्तव्य में आंशिक रूप से या किसी भी रूप से सफल रहा हूँ। माँ भगवती, माँ सरस्वती कृपा बनाए रखें। नमस्कार। इस तरह से स्वर संधि के अंतर्गत 7 संधियां आती हैं, जिन संधियों का नाम है यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। तो इस तरह से सातों का विवेचन कब होते हैं, कहाँ होते हैं, किस तरह से होते हैं, यह सब बता दिया गया है। एक एक करके इनके सूत्र समझ लीजिए। यदि आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़ी तो आप स्वाध्याय करके इनका विवेचन कर सकें। तो यण संधि करने वाला मुख्य सूत्र है इको यणचि। अयादि संधि करने वाला मुख्य सूत्र है एचो यवायावः। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुण, जो गुण को बताता है कि गुण किसे कहते हैं। और गुण करने वाला सूत्र है आदगुण, जो कहता है अवर्ण के बाद अच पर में हो तो गुण रूप एकादेश होता है। वृद्धि संधि के संदर्भ में वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरादेश और वृद्धि करने वाला सूत्र है वृद्धिरेचि, जो कहते हैं अवर्ण से एच पर में हो तो वृद्धि रूप एकादेश होता है। पर रूप संधि करने वाला सूत्र है एंगी पर रूपम, जिसका अर्थ है अवर्णात उपसर्गात एंगादो धातु परे पर रूपम एकादेश स्यात्। अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु पर में हो तो दोनों को मिलकर के क्या होता है, पर रूप एकादेश होता है। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदांतादति, जो कहता है पदांतात एंगो अति परे पूर्व रूप एकादेशः स्यात्। अर्थात पदांत एंग यानी पदांत ए और ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आ जाए तो वहाँ पूर्व रूप संधि हो जाती है। इस तरह से स्वर संधि के अंतर्गत सातों संधियों का विमर्श कर दिया गया है। आप स्वाध्याय की सहायता से, मेरे व्याख्यान की सहायता से, उदाहरणों की सहायता से इन संधियों का समझ सकते हैं। और यहाँ द्वित्व प्रकरण भी होता है। तो द्वित्व प्रकरण द्वितीयोपास्य अचोरहाभ्याम द्वे इत्यादि सूत्रों के द्वारा होता है, जो विशिष्ट व्याख्यान के अंतर्गत कभी किया जाएगा।